हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो डियर लर्नर्स, ये हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। तो इस सीरीज में देखिए, मैं 25 क्वेश्चन कवर कराता हूँ पर लेक्चर। तो ये हमारा जो है 10वां लेक्चर है। इससे पहले 9 आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो इसको भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का। टारगेट है हमारा 1000+ क्वेश्चंस का। और पिछले 5 साल के क्वेश्चन कवर करवाऊंगा मैं सभी एग्ज़ाम्स के, जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम है सीजीएल 2025 का, तो प्री का, तो उन सब के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सारे क्वेश्चन वो लिए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर कोई करंट का रिसेंट में हुआ होगा 2024-25 में, तो वो भी मैंने इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि 2024 वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने ले लिए हैं इसमें। ठीक है। ये 2024 के ही क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई। तो आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी क्लास। ठीक है। तो 25 क्वेश्चन रहेंगे, खुद से भी ट्राई करिए आप मेरे साथ। और अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइए। और क्लास को कंप्लीट देखना है भाई, इस सीरीज़ को कंप्लीट आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इवन आरआरबी एनटीपीसी में भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, और इधर जो बहती हैं वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, और इधर जो बहती हैं वो है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से पश्चिम की ओर, मतलब कि वेस्ट की ओर कौन सी रिवर बहती हैं। तो ये हैं आपके ऑप्शंस, ट्राई करिए भाई। तो वेस्ट की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो है माही और साबरमती। ठीक है। तो ये यहाँ पे गुजरात वाले एरिया में बहती हैं, माही और साबरमती। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन 4। बाकी देखिए, कृष्णा और जो कावेरी है वो इधर की तरफ बहती हैं, कृष्णा कावेरी। और गोदावरी और महानदी ऑल्सो ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, वो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं ये भी। और ये भी गंगा एंड यमुना ऑल्सो वेस्टर्न ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। तो ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, गंगा और यमुना भी। तो ऑप्शन 4 है जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, माही और साबरमती। इसके अलावा अगर ऑप्शन में कोई और आ जाए, नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले कि जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा और तापी, ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं या ईस्टर्न, तो आपको बताना है ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, इधर गिरती हैं ये अरेबियन सी में। ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है भाई नेक्स्ट वाला जो है आपका एग्ज़ाम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। ईदो और कान्हू वर द लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबिलियंस। तो सीदो और कान्हू निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह के नेता थे, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस, तो ट्राई करिए भाई। सीदो और कान्हू किस जो ट्राइबल रिबिलियन है, ट्राइबल मूवमेंट है, आदिवासी विद्रोह है, उससे जुड़े हुए हैं, उनके लीडर थे। तो ये है भाई आपका संथाल रिबेलियन। तो संथाल जो विद्रोह हुआ था उसके लीडर थे सीदो और कान्हू। अब देख लेते हैं थोड़ा सा संथाल रिबेलियन के बारे में। जो संथाल रिबेलियन था उसकी डेट पूछता है, डेट नहीं मतलब ईयर पूछता है। तो 1855-56 में हुआ था। कई बार क्रोनोलॉजी आपसे पूछ लेगा एग्जाम में। अब देखते हैं मोपल्ला रिबेलियन। ये जो रिबेलियन हुआ था भाई, मोपिला रिबेलियन 1921 में हुआ था। इट वाज एन आर्म्ड रिवोल्ट बाय मुस्लिम्स इन केरला अगेंस्ट ब्रिटिश एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। तो ये मुस्लिम्स का रिवोल्ट था केरला में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट, लेड बाई वरिया वरियम कुंता एंड कुंजा अहमद हाजी अली मुसलियार। तो अली मुसलियार का नाम कई बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको इसका जो ईयर है वो ज़रूर से याद रखना है, और लीडर अली मुसलियार ये ज़रूर ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया है। कोल रिबेलियन है, ये हुआ था आपका 1831-32 में छोटा नागपुर रीजन में, जो छोटा नागपुर प्लेटो रीजन है उसमें हुआ था। इसके लीडर थे बुद्धू भगत, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, जुआ भगत और मदारा महातो एंड जिंदराई मान की। तो बस बूधो भगत कई बार पूछा गया है, ये तो दूसरे जो
पर्सनालिटीज हैं, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा है, बुद्धो भगत का जो है पूछा गया है। और मुंडा रिबेलियन ये हुआ था 1899 और 1900 में, नोन एज उलगुलान एज द ग्रेट और द ग्रेट टुमुल्ट। तो उलगुलान के बारे में पूछा है और ग्रेट टुमुल्ट भी पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। 1899 और 1900 में टुक प्लेस इन छोटा नागपुर प्लेटो। जो ये मुंडा रिवेलियन है ये भी छोटा नागपुर प्लेटो में हुआ था, लेड बाई बिरसा मुंडा। तो इनका नाम भी ध्यान रखना है आपको, बिरसा मुंडा का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए सारे पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीडीएफ आपको इसकी जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, लिंक उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई। ठीक है, इस पीपीटी की फॉर्म में ही मिलेगी आपको पीडीएफ, क्योंकि भाई मेरे को ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए इस चीज़ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज, तो डैश। पृथ्वी के सबसे बाहरी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो जो सबसे आउटर पार्ट है अर्थ का, ये कोर है, इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ये लोअर मेंटल है, ये अपर मेंटल है, और ये पूरा क्रस्ट है, क्रस्ट। ठीक है, और यहाँ पे होती है लिथोस्फियर, तो यहाँ पे एस्थेनोस्फियर होती है, और इसको पूरे को बोलते हैं लिथोस्फियर, लिथोस्फियर। तो लिथोस्फियर के अंदर आ जाता है आपका क्रस्ट और एस्थेनोस्फियर और अपर मेंटल। तो इन्होंने पूछा है कि आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा है अर्थ का, तो ये है भैया आपका क्रस्ट। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, और इन्हें जो जोड़ती हैं डिसकंटिन्यूटीज, उनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनर कोर और आउटर कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। तो ये आपको थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए बस अर्थ का। ठीक है, बाकी एस्थेनोस्फीयर सेमी मोल्टन मटेरियल होता है जिसके ऊपर प्लेट्स जो होती हैं वो ऐसे जो है फ्लोट करती हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज दी, तो डैश। तो राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है, तो ये आपके ऑप्शन है, तो ट्राई करिए भाई इसका आंसर क्या है। तो इसको जाना जाता है भाई किसके रूप में, विधान परिषद के रूप में। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। विधान परिषद एक तो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपके स्टेट्स में होती है, और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि राज्यसभा जो होती है पार्लियामेंट में। ठीक है, और ये जैसे लोकसभा होती है, ऐसे ही स्टेट में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी ये सभी स्टेट्स में तो है नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल, कुछ ही स्टेट हैं, तो उनके हम नाम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है सॉरी। तो 6 स्टेट हैं जिनमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद है। वो है आंध्र प्रदेश, कई बार पूछा गया है, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र और बिहार और उत्तर प्रदेश। ये 6 स्टेट आपको याद रखने हैं, कई बार क्वेश्चंस में आज कई बार पूछा जा चुका है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। एसएससी में तो पूछा ही गया है, आरआरबी में पूछा गया है, इवन स्टेट पीसीएस का आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज द मिल्कमैन एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। तो दूध वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा की बहुत कम मात्रा क्यों मिलाता है, ये आपको बताना है। क्या रीज़न है भाई उसका, जो वो बेकिंग सोडा मिलाता है दूध में, दूध वाला। तो ये जो है आपका टू इंक्रीज द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। तो उसका पीएच बढ़ाने के लिए, जो 6 होता है उसे थोड़ा ऊपर करने के लिए, इसलिए बेकिंग सोडा उसमें मिलाता है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीरियोडिसिटी अ यूनिट कॉल्ड पिकोमीटर इज यूज्ड टू मेजर दी। तो आवधिकता के संदर्भ में डैश को मापने के लिए पिकोमीटर नामक एक इकाई का उपयोग किया जाता है। तो बताना है आपको किसको जो है मापने के लिए पिकोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये हैं आपके ऑप्शंस, तो ट्राई करिए भाई। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो एटॉमिक रेडियस को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देखिए जो पिकोमीटर होता है इज
यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, तो ये एक यूनिट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to 12 मीटर। तो मोलर मास देख लेते हैं क्या है। द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल इट्स मेजर्ड इन ग्राम पर मोल। एटॉमिक डेंसिटी क्या होती है? मास स्पेक्ट्रोमीट्री एंड गामा स्पेक्ट्रोमीट्री। स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या होता है? डिस्क्राइब इंट्रिंसिक एंगुलर मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अदर पार्टिकल्स, इट हैज सेम वैल्यू फॉर ऑल पार्टिकल्स ऑफ सेम टाइप। तो इतना आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। थोड़ा थोड़ा सा कई बार आ जाता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है स्टेटमेंट में, तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हॉरोड डोमोर मॉडल वाज द मेन आइडिया बिहाइंड द विच 5 ईयर प्लान। तो पंचवर्षीय किस पंचवर्षीय योजना के पीछे हेरोड डोमोर मॉडल का मुख्य विचार था, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो कौन सा मॉडल था भाई? जो 5 ईयर प्लान था, तो ये है फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि हॉरोड डोमोर मॉडल पर बेस्ड था। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था ये हॉरोड डोमोर मॉडल पर बेस्ड था। इसमें जो है भाखड़ा नागल डैम बना था और 5 आईआईटीज बनी थी लास्ट में इस 5 ईयर प्लान के। टारगेट ग्रोथ रेट था 2.1% एंड अचीव्ड जो किया था वो था 3.6%। सेकेंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया था एंड पब्लिक सेक्टर पर। टारगेट ग्रोथ रेट थी 4.5% एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट जो था वो था 4.27%। और ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था ये पीसी महालनोबिस पर बेस्ड था। पीसी महालनोबिस मॉडल जो है उस पर बेस्ड था। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो है 5 ईयर प्लान्स के बारे में। थर्ड जो 5 ईयर प्लान है फोकस ऑन एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ वीट। पंचायत इलेक्शंस एंड वर इंट्रोड्यूस्ड, तो इसमें पंचायत इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे और बाकी जो है फूड ग्रेन्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उस पर। टारगेट जो ग्रोथ रेट थी 5.6% थी और एक्चुअल ग्रोथ रेट थी 2.4%। फोर्थ 5 ईयर जो प्लान था पीएम वॉज इंदिरा गांधी, तो इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी, बेस्ड ऑन गडगिल फार्मूला। तो ये जो 5 ईयर प्लान था फोर्थ, ये गडगिल फार्मूला पर बेस्ड था। सेल्फ रिलायंस था इसमें, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम इसी 5 ईयर प्लान में आया था। टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6%, बट एक्चुअल जो ग्रोथ रेट हुआ था 3.3%। फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान आया था इसमें देखिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इसी 5 ईयर प्लान में आया था। फिफ्थ में गरीबी हटाओ का नारा भी इसी 5 ईयर प्लान में दिया गया था। बाकी इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। टारगेट ग्रोथ रेट थी इसकी 4.4%, बट एक्चुअल जो ग्रोथ रेट था वो 4.8%। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो आपसे ईयर पूछ लिया है कई बार, और जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उनका आपको जो है लॉन्च डेट जरूर ध्यान रखनी है, वो किस ईयर में लॉन्च हुआ था। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब आई थी भाई? तो ये आई थी 2008 में। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा हेल्थ सर्विस एंड सोशल सिक्योरिटी। तो आपको ईयर ज़रूर याद रखनी है। जो इम्पोर्टेंट योजना है जैसे कि आपका जन धन योजना हो गया, है ना, बीमा से रिलेटेड कोई योजना हो गई, और जिसका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है पिछले एक साल में 2024-25 में, तो वो योजनाएं आपके लिए काम की हो जाती हैं। बाकी करंट अफेयर्स की क्लास भी मैं लेके आ जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द डैश ऑफ एवरी स्टेट अनफर्ल्स द फ्लैग इन इट्स कैपिटल ऑन द रिपब्लिक डे। तो हर राज्य का डैश गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है। तो जो है हर एक राज्य की बात कर रहा है कि गणतंत्र दिवस पर उनकी जो कैपिटल है स्टेट की, उसमें कौन जो है पर्सनालिटी है इनमें से जो झंडा फहराती हैं। तो ये आपके ऑप्शन है, ट्राई करिए भाई। कौन फहराते हैं भाई स्टेट में, जो है कैपिटल में जो झंडा फहराते हैं वो फहराते हैं गवर्नर, और जो प्रेसिडेंट है वो जो है कर्तव्य पथ राजपथ पर। तो इतना आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज वॉज अ फेमस सितारिस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं? तो ये आपको बताना है। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। कौन है भाई सितारिस्ट? तो ये हैं रविशंकर जी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बाकी जो दूसरी पर्सनालिटी हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से, कई बार पूछा गया है। जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। और भीमसेन जोशी, जो पंडित भीमसेन जोशी हैं, वो हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकलिस्ट हैं, नोन फॉर ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग। तो इतना आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। थ्री पोइट पंपा, पोन्ना, रोन्ना, रान्ना आर कॉल्ड एज द थ्री ज्वेल्स ऑफ। तो तीन जो कवियां हैं पंपा, पोन्ना, रन्ना को तीन रत्न कहा जाता है। तो ये आपको बताना है किससे रिलेटेड है, ये किस थ्री ज्वेल्स जो है किससे रिलेटेड है। तो ये है भाई कन्नड़ लिटरेचर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। बाकी संगम लिटरेचर जो है तमिल वर्क था। तोल का पीआर किसने लिखी थी? तोल का पीएम ने। और इलांगो एडिगल ने तोल का पीआर, तोल का पीएम इलांगो एडिगल ने लिखी थी सिल्पादिकरम। और सीतालाई सतनार ने लिखी थी मनी मेखलाई। ये कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, बुक्स के नाम और इनके राइटर्स ऑथर्स कौन है। तो ये कई बार रिपीट है ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? यह आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो कब की गई थी भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की जो स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी पिट्स इंडिया जो एक्ट आया था आपका 1784 में। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर थे मैनेज करते थे पॉलिटिकल अफेयर्स को, पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर बना था ये जो है 1784 में। बाकी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं मैनेज करते थे कॉमर्शियल जो फंक्शंस थे कंपनी के, ये बना था रेगुलेटिंग एक्ट जो पहला एक्ट आया था 1773 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू दी वर्ना सिस्टम दैट वाज प्रिवेलेंट इन वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ वर्ना। तो वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं था? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके वर्ण दिए हैं, तो इनमें से आपको ऑड वन आउट निकालना है कि कौन सा वर्ण नहीं है। तो ब्राह्मण भी वर्ण था, क्षत्रिय भी वर्ण था, वैश्य भी था और शूद्र था, बट समिति नहीं था। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नॉट पूछा है और एग्जाम में आपको नॉट को रखना है ध्यान। ठीक है डियर लर्नर्स। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू रिप्रेजेंट द कंट्री एट द 2012 लंदन ओलंपिक गेम्स। तो 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो भाई इसका जो आंसर है वो है गीता फोगाट। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। तो गीता फोगाट ने जो है कंट्री को रिप्रेजेंट किया था 2012 में लंदन ओलंपिक्स में, तो पहली जो है भारतीय महिला बनी थी रेसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच मरीन कैरोटेनॉइड इज अबंडांट इन ब्राउन सीवीड, मैक्रोलेज एंड डायटम्स। भूरे समुद्री शैवाल, मैक्रोएल्गे, मैक्रोएल्गे एंड डायटम में कौन सा समुद्री कैरोटीनॉइड प्रचुर मात्रा में है? तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो किस में है भाई? तो ये है भाई फुकोक्सथैसिन, फुकोजैंथिन, फुकोजैंथिन है ये, फुकोजैंथिन ही बोलते हैं भाई। प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। फुकोजैंथिन, जैंथिन या जैंथिन जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन आफ्टर इंडिया।
तो भारत के बाद निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी है, ये आपको बताना है। तो ये है आपके ऑप्शंस, तो ट्राई करिए। तो किस देश में है भारत के बाद, तो वो है नेपाल में। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। अब जो है देख लेते हैं, इंडियन सेंसस 2011 में हिंदू पॉपुलेशन कितनी थी, 79.8%। मुस्लिम्स की इतनी थी, क्रिश्चियन की ये थी, सिख की ये थी, बुद्धिस्ट की और ये जैन की। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021 हिंदू पॉपुलेशन भूटान में कितनी है, 1.19%। और जो है बुद्धिज़्म 8.21% है, मुस्लिम्स 5.09 है। भूटान में हिंदू पॉपुलेशन है 11.43, आफ्टर बुद्धिज़्म 74.9% है बुद्धिज़्म वहाँ पे। श्रीलंका में बुद्धिज़्म है 70.2% और हिंदूज़ हैं 12.6%, मुस्लिम्स हैं 9.7%। म्यांमार की बात करें तो हिंदू पॉपुलेशन है 1.7% और 0.5%। तो ध्यान रखना है भैया आपको। तो इन्होंने पूछा था जो है सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन तो नेपाल में है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 17 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम्स ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। तो भारत के सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSA के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये आपको बताना है। ये आपकी स्टेटमेंट्स हैं तीन। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, टू मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो तीनों स्टेटमेंट सही है भाई, पॉजिटिव बात कर रही हैं। टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव बिल्कुल सही बात है। टू मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल, हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी चीज़ों को छोड़ना है, सस्टेनेबल रखना है, चीज़ों को इस तरह से यूज करना है ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी उस चीज़ का यूज कर सकें। ठीक है, एक वाइज तरीके से हमें यूज करना है एनवायरमेंट को बिना डिग्रेड किए हुए। टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको प्रमोट करना। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो मिशन है नेशनल मिशन ऑन जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कब लॉन्च हुआ था, तो 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ऑपरेशनल कब हुआ था ये, 2014-15 में। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग इन सस्टेनेबल वे मीटिंग सोसाइटीज प्रेजेंट फूड्स एंड टेक्सटाइल नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फॉर करंट और फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर नीड्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम GDP टू अराइव एट NDP। तो GDP में से क्या जो है सब्ट्रैक्ट करा जाए कि NDP हमें मिल जाए, हम NDP पर पहुंच जाएं। ठीक है, NDP पर पहुंचने के लिए GDP से क्या घटाया जाता है, तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो इसमें आपका जो आंसर है वो है डेप्रीशिएशन। GDP से डेप्रीशिएशन को माइनस कर दो तो आपका आ जाता है NDP। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये। तो NDP क्या होता है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ड्यूरिंग सर्टेन टाइम पीरियड। तो ये GDP की डेफिनेशन है, ये NDP की है। बाकी GDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है GDP का मार्केट प्राइस पर। तो डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है, तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। फॉलो ऑन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट फॉर्मेट। तो फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट जो है प्रारूप से संबंधित है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये संबंधित है भैया आपका टेस्ट मैच से। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है।
कि कई बार टर्म पूछ लेते हैं और पूछ लेते हैं कि किस जो है पोथ से रिलेटेड है ये। तो ये टेस्ट जो है मैथ से रिलेटेड है। फॉलो ऑन। फॉलो ऑन में क्या होता है? अ टीम सेकंड टर्न एट बैटिंग इमीडिएटली आफ्टर देयर फर्स्ट टर्न हैपन्स व्हेन द टीम बैटिंग फर्स्ट डजंट स्कोर इनफ रन्स इन देयर फर्स्ट टर्न। तो एप्लीकेबल ओनली इन टेस्ट मैच, टेस्ट जो क्रिकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेलोजन गैस? तो निम्नलिखित में से कौन सी हेलोजन गैस नहीं है, ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो भाई ट्राई करिए। तो आपका जो आंसर है वो है हीलियम। हीलियम जो है हेलोजन गैस नहीं है। बाकी हेलोजन्स होते हैं जो ग्रुप 5 ऑफ टॉक्सिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट्स ऑन पीरियोडिक टेबल। तो ये आपकी जो गैसें हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एस्टेटाइन जो होती हैं, ये आपकी जो है हेलोजन गैसें हैं। लोकेटेड इन ग्रुप 17 बिकॉज ऑफ ग्रेट रिएक्टिविटी द फ्री हेलोजन्स एलिमेंट आर नॉट फाउंड इन नेचर। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशंस अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस, तो ट्राई करिए भाई। तो जो आंसर है वो है आर्टिकल 40। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो जो विलेज पंचायत हैं, तो वो जो है हमारे डीपीएसपी राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उसके आर्टिकल 40 में दे रखे हैं। बाकी दूसरे आर्टिकल्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 38, स्टेट शुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर एंश्योर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस इज इंटीग्रेटेड इन ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल लाइफ। तो ये याद रखना है। मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड स्टेटस, मेंटेन हार्मनी अमॉन्ग पीपल्स। आर्टिकल 42 क्या कहता है? तो स्टेट मस्ट एंश्योर जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड प्रोवाइड मैटरनिटी रिलीफ। तो मैटरनिटी रिलीफ का कई बार पूछ लेता है, तो आर्टिकल 42 में है। अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। तो ये भी आर्टिकल 42 में है। आर्टिकल 36 जो है ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। तो स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज सरोद पिलियर पॉपुलरली नोन एज सरोद सम्राट? कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन जो है सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस, तो ट्राई करिए भाई। तो जो सरोद सम्राट हैं वो हैं उस्ताद अमजद अली खान। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, उस्ताद अमजद अली खान बंगश। तो इन्हें बोलते हैं सरोद सम्राट, ठीक है। पंडित किशन महाराज ये तबला प्लेयर हैं। पंडित रविशंकर सितार से इनका संबंध है। बाकी पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स बिल्ट 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज एट डिफरेंट प्लेसेस इन नॉर्थ इंडिया? तो निम्नलिखित शासकों में से किसने उत्तर भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया? ये आपको बताना है। तो ये किया था भैया आपके, किसने किया था बताओ? तो ये किया था आपके सवाई जयसिंह सेकंड ने। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। राजपूत रूलर थे ये, अंडर किंगडम ऑफ आमेर। तो इन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी। तो ये कहाँ कहाँ पे बनवाई थी? तो जंतर मंतर न्यू दिल्ली में, जंतर मंतर जयपुर में, उज्जैन में, वाराणसी में और मथुरा में 18 सेंचुरी में। कई बार पूछ लेता है, आपको पांचों के नाम याद रखने हैं, प्लेस जरूर याद रखने कहाँ पे जो है एस्टेब्लिश करी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड इन मध्य प्रदेश? तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मध्य प्रदेश में मनाया जाता है? ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो बिहू फेस्टिवल तो भाई आसाम में होता है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। खजुराहो जो है एमपी में मान सकते हैं आप। जैसलमेर डिज़र्ट फेस्टिवल भाई राजस्थान में होता है, इसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी दो में आपको कन्फ्यूजन होगा।
तो सबसे ज़्यादा हम जाएंगे भैया आपके खजुराहो डांस फेस्टिवल पर, क्योंकि खजुराहो के जो मंदिर हैं वो एमपी में ही है, तो यहीं पे होता होगा ये फेस्टिवल। अगर आपको नहीं आता है फिर भी आप आर्ट एंड कल्चर से इस क्वेश्चन को निकाल के ले जाओगे। ठीक है भाई। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज अ ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स लोकेटेड एट छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को के अंडर आते हैं। कंस्ट्रक्ट किसने करवाए थे? तो चंदेला डायनेस्टी थी, उसके रूलर्स ने करवाई थी 1950 एडी से 1050 एडी के बीच में। दे बिल्ट ग्रैंड टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड चित्रगुप्त। टेम्पल्स फेमस फॉर नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर। तो ये नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए फेमस थे। और जो थाई पूशम है ये तमिलनाडु का है। लॉर्ड मुर्गन के लिए फेमस है। जैसलमेर फेस्टिवल मारू महोत्सव राजस्थान का है। बाकी ब्यू फेस्टिवल जो होता है आसाम का फेस्टिवल है, प्रोस्पेरिटी जॉय एंड इंटीग्रिटी के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। Damascus, who was a Greek ambassador, came to India during the reign of the Mauryan king। तो डेमास्कस जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा के शासनकाल के दौरान भारत आया। तो ये आपको बताना है किस जो शासक था उसके काल में जो ये डेमास्कस है, ग्रीक एम्बेसडर था जो ये भारत आया था। तो ये आया था भाई बिंदुसार के टाइम पे। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपके जो है रूलर्स दे रखे हैं। अशोका भी जो है मौर्यन एम्पायर से थे। चंद्रगुप्त जो है फाउंडर थे, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी के। तो बिंदुसार जो है इनके बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के। बिंदुसार के बाद अशोका आए थे। ठीक है। फिर जो इसका लास्ट रूलर था जो मौर्यन डायनेस्टी थी, बृहद्रथ था। बृहद्रथ कई बार पूछ लेता है इसके बारे में। ठीक है। तो मेगास्थनीज जो है ये और के बारे में बताया गया है। डायनोसियस, अशोका और क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, देवराम, बृहद्रथ ये लास्ट थे भाई इस डायनेस्टी के। ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था मेगास्थनीज, और डायनोसियस ये अशोका के टाइम में आया था। इतना आपको ध्यान रखना है। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पे हमारे 25 जो है PYQ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट होते हैं। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली क्लासेस के लिए। ठीक है। और कितना स्कोर आया है वो आपको ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कोई जो है सजेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है। तो यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।